गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज का हम अपने चैप्टर का लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज़ क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एटम। लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल। बेटा इट वॉज अनएबल टू एक्सप्लेन हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेजनबर्ग प्रिंसिपल को ये नहीं बता पाया, जो कि मैं आपको करा चुकी हूँ। इट वॉज अनएबल टू एक्सप्लेन द डी ब्रोगली रिलेशनशिप, ये भी मैं आपको करा चुकी हूँ। एंड इट वॉज अनएबल टू एक्सप्लेन द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर के बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो इन सब को पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए आई आपकी क्वांटम मैकेनिक्स। बेटा क्लासिकल मैकेनिक्स जो हमने पढ़ी थी वो है न्यूटन्स के जितने भी लॉज हैं वो आते हैं आपके क्लासिकल मैकेनिक्स में। मतलब कोई बड़ी बॉडी हो, जैसे कि हम खुद हैं, प्लैनेट्स हैं, ठीक है, और कोई बॉल हो गई, यानी कि बड़े पार्टिकल्स के लिए तो क्लासिकल मैकेनिक्स एप्लीकेबल होगी। हम उनके मोशन के बारे में क्लासिकल मैकेनिक्स की हेल्प से स्टडी कर सकते हैं, यानी कि ये आधारित है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पे। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स है, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो गई इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स वाज फेल्ड इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए नई आई मैकेनिज्म दैट इज क्वांटम मैकेनिक्स। इसने कंसिडर किया वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, इरविन स्क्रोडिंजर in the year 1926 इसने वेव नेचर दिया पार्टिकल का और ये बताया कि इलेक्ट्रॉन है वो एक्स वाई और जेड डायरेक्शन दोनों में रिवॉल्व करता है। और एक इक्वेशन दी इसने इलेक्ट्रॉन की, उस इक्वेशन को कहते हैं हम स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। और वो इक्वेशन है क्या? डेल्टा स्क्वायर साई डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर साई डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर साई डेल्टा जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को कहते हैं हम स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। बेटा इस स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन के सारे कंपोनेंट्स को ध्यान में रखा गया। मतलब किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन। मतलब 3 डायमेंशनली इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है उसके बारे में कंसिडर किया गया और ये इक्वेशन आपको दी गई। ये इक्वेशन कहलाती है इरविन स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। इसके अंदर ये जो है ये है साए, आपका PSI लिखते हैं, बोलते साए हैं। ठीक है, और M क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। H क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। E क्या है? एनर्जी। V है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इस आपको एक नंबर में आ जाता है कि स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन लिख के बताओ, तो आप ये इक्वेशन लिख देंगे। यहाँ पर साई है वो एम्पलीट्यूड होता है वेव फंक्शन का। जैसे ये एक वेव है, इस वेव के एम्पलीट्यूड को हम कहते हैं साई। साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन साई स्क्वायर का सिग्निफिकेंस है। वो क्या है? इट गिव्स दी प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को बताता है अराउंड द न्यूक्लियस। एक नंबर का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई? आप बोलेंगे साई डज नॉट हैज़ प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस बट साई स्क्वायर
gives the probability of finding the electron around the nucleus। ठीक है बेटा। और इस वेव नेचर की वजह से ही क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत हुई। ठीक है। इसने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है ऑर्बिट्स में। ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है वो हर डायरेक्शन में रिवॉल्व करेगा, एक्स, वाई और जेड। तो बेटा ये कहा गया कि एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं, बहुत सारे ऑर्बिट्स पॉसिबल हैं। इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा जिनकी एनर्जी की वैल्यू फिक्स है। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व कर सकता है, यहाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ यहीं प्रेजेंट होगा, हो सकता है यहाँ कहीं भी प्रेजेंट हो, लेकिन प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की यहाँ ज़्यादा होगी, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ फिर ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है। ये मैं डॉटेड दिखा रही हूँ, यहाँ ज़्यादा है, बीच में एम्प्टी स्पेस है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी रिवॉल्व नहीं करता। यहाँ पर थोड़ा बहुत तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी होता है। ये इसका पूरा आउटर बाउंड्री इसका इलेक्ट्रॉन का क्या कहलाएगा? क्लाउड कहलाएगा। मतलब बेस्ट डिस्क्रिप्शन यदि मैं दूं इलेक्ट्रॉन के क्लाउड की, ये वो रीजन या स्पेस होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ डॉट्स। यानी कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को हम डॉट्स से रिप्रेजेंट कर दें तो वो उसका क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है। और ये सारे क्या कहलाएंगे? ऑर्बिट्स होंगे। ऑर्बिट आगे जा कर के डिवाइडेड होते हैं ऑर्बिटल्स में। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैं इसको बस समझाती हूँ दोनों के कंसेप्ट को। ये एक्चुअल में तो ये जो डिस्क लाइक हैं आपके जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है वो ऑर्बिट हो गए। और ऑर्बिटल है 3 डायमेंशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन 3 डायमेंशनली कैसे रिवॉल्व कर रहा है हर डायरेक्शन में, वो क्या कहलाएगा? ऑर्बिटल। ये सिर्फ प्लेनर मोशन है, ये 3 डायमेंशनल मोशन है। ठीक है। आपको बुक में डिफरेंस दे भी रखा है, अभी बताते हैं, आपको दिखाती हूँ। जैसे कि ये रहा, एक ऑर्बिट क्या है? वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ होती है न्यूक्लियस में इन विच द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। ठीक है। और एक ऑर्बिटल क्या है? 3 डायमेंशनल स्पेस है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना मैक्सिमम है। ये मोशन प्लेनर होता है, ये 3 डायमेंशनल होता है, ये वेव नेचर को ध्यान में नहीं रखता इलेक्ट्रॉन के, और इट टुक इनटू द कंसिडरेशन द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सारे के सारे ऑर्बिट्स हैं वो डिस्क लाइक होते हैं। ऑर्बिटल्स हैं, उनकी शेप चेंज हो जाती है, हो सकता है वे गोल भी हों, हो सकता है गोल भी हो सकता है वो डंबल शेप हो। ये होती है डंबल शेप। एक होती है डबल डंबल शेप, ऑर्बिटल्स की शेप, ये डबल डंबल शेप, ऐसी भी हो सकती है शेप। तो ये सारे क्या हैं? ऑर्बिटल्स हैं, जबकि एक ऑर्बिट हमेशा गोल होता है। ठीक है। और जो चीज़ गोल होती है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, क्योंकि हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। इसीलिए हम कह सकते हैं ऑर्बिट्स आर नॉन डायरेक्शनल। जबकि ऑर्बिटल्स में ये दोनों डायरेक्शनल हो गए और ये क्या हो गया? नॉन डायरेक्शनल। एक ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2n²। और एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 2 आएंगे बेटा। ये डिफरेंसेस आपने याद करने हैं। नेक्स्ट आ जाता है बेटा इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। पहला पॉइंट है कि एक इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिटल्स में मूव करेगा या ऑर्बिट्स में मूव करेगा जिनकी वैल्यू क्या हो? क्वांटाइज्ड हो। क्वांटाइज्ड का वर्ड का मतलब होता है फिक्स्ड। ठीक है। सेकंड पॉइंट है जो क्वांटाइज्ड वैल्यू हमें एनर्जी की मिलेगी वो किससे मिली है? स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन से। द थर्ड पॉइंट इज जो सिंपली जो साई है वो फंक्शन है इलेक्ट्रॉन के कोऑर्डिनेट्स का एक्स वाई जेड डायरेक्शन में। साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन साई स्क्वायर गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है। और जिस स्पेस में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है 3 डायमेंशनली इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है, उस स्पेस को कहते हैं ऑर्बिटल। ठीक है।
क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के बहुत सारे वेव फंक्शन होते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन है उसके बहुत सारे एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, और वेव फंक्शन साई है वो हमें इलेक्ट्रॉन की पूरी इंफॉर्मेशन दे देता है। ठीक है, ये हो गए आपके इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। अब बात आती है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर है क्या एक्चुअल में? ये एक सेट है, ये रही डेफिनेशन। इट इज़ अ सेट ऑफ 4 नंबर्स with the help of which we can determine out all the मतलब इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन, मतलब उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, कहाँ प्रेजेंट है, किस टाइप का उसका शेप होगी, क्या ओरिएंटेशन होगी, वो सब कुछ हमें पता चल जाता है। तो एक आपका सेट है ये 4 नंबर का, जिससे कि हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है एक इलेक्ट्रॉन के बारे में। इनको कहते हैं हम क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर्स 4 होते हैं बेटा। सबसे पहला है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको डिनोट किया जाता है n से। सेकंड आपका आता है बेटा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर, इसका दूसरा नाम है सब्सिडरी क्वांटम नंबर या सेकेंडरी क्वांटम नंबर। इट इज़ डिनोटेड बाय एल, स्मॉल एल। ठीक है। थर्ड आता है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है। फोर्थ आता है आपका स्पिन क्वांटम नंबर। स्मॉल एस से डिनोट किया जाएगा स्पिन क्वांटम नंबर को। सबसे पहले बात आती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। इसको पढ़ते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से डिनोट होगा, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका क्वांटम नंबर है। ये हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है। जैसे कि अपना आधार कार्ड होता है बेटा, उससे आपके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो, कौन से विलेज से, आपके पेरेंट्स का नाम क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है, फिंगरप्रिंट, सब कुछ पता चल जाता है। उसी तरीके से क्वांटम नंबर की हेल्प से सब कुछ पता चल जाता है। जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है, यदि n की वैल्यू 1 होगी तो जो शेल होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा वो है k। n की वैल्यू यदि 2 होगी तो शेल होगा l। n की वैल्यू 3 होगी तो शेल होगा m। n की वैल्यू 4 होगी तो शेल होगा n। इस तरीके से डिफरेंट शेल्स के बारे में हमें पता चल जाता है जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ठीक है। और जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी इनकी एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है। यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है? इट गिव्स द एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से बाहरी शेल की दूरी को ये बताता है। जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से बाहरी शेल की दूरी को बताता है, डिस्टेंस के बारे में बताता है। सेकेंड, इट डिटरमाइंस द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यानी कि एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन बी डिटरमाइन इन ए गिवन शेल by using the formula En is equal to -2 pi square m e की पावर 4 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर h स्क्वायर। इस फार्मूले की हेल्प से हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को पता लगा सकते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ध्यान से देखिए, नेगेटिव मैंने ली है। ठीक है। ये कैसे आई, क्यों आई, वो बाद में बताएंगे।
ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम मास, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, एन क्या है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है। थर्ड ये बता सकता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन present in a given shell by using formula 2n स्क्वेयर। फोर्थ शेल हो तो n की वैल्यू 4 पुट करके आप उसमें इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। फिफ्थ शेल हो तो फिफ्थ की वैल्यू पुट करके आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल निकाल सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी शेल में निकाले जा सकते हैं यूजिंग दिस क्वांटम नंबर। नेक्स्ट आ जाता है सेकंड क्वांटम नंबर, दैट इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर या सब्सिडरी क्वांटम नंबर या एंगुलर क्वांटम नंबर या सेकेंडरी क्वांटम नंबर। ठीक है। एजीम्यूथल, सेकेंडरी, सब्सिडरी, ये सारे इसी के नाम हैं, या एंगुलर क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय स्मॉल एल। जैसा कि मैंने आपको बताया है एन की वैल्यू, जो पहला क्वांटम नंबर था वो हमें बताता है शेल, ये हमें बताएगा सब शेल। बेटा ऐसे होता है, एक शेल है, शेल के हैं सब शेल, सब शेल के होते हैं ऑर्बिटल्स। तो अभी तक हम यहाँ पहुँचे हैं, ये हम कर चुके फर्स्ट क्वांटम नंबर में। सेकंड क्वांटम नंबर हमें सब शेल के बारे में बताता है। ठीक है। तो पहला इसका यूज़ क्या है, नंबर ऑफ सब शेल्स इन मेन शेल। मेन शेल में सब शेल बता देता है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन present in any सब शेल। ठीक है। और उन इलेक्ट्रॉन्स की रिलेटिव एनर्जीज ऑफ डिफरेंट सब शेल्स, मतलब उन डिफरेंट सब शेल्स की आपस में एनर्जी को बताता है कि किसकी कम है, किसकी ज़्यादा है। और चौथी बात, शेप्स ऑफ वेरियस सब शेल्स, शेप्स ऑफ वेरियस सब शेल्स, ये सारी बातें बताता है एक आपका क्वांटम नंबर, दैट इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n, एवरी वैल्यू ऑफ n, हर एक जो n की वैल्यू होगी, L कैन हैव वैल्यूज बिटवीन 0 to n-1। ठीक है। जो भी L मतलब जो भी n की वैल्यू होगी, L की वैल्यू 0 to n-1 के बीच की होंगी। जैसे कि n की वैल्यू 1 है तो L की क्या होगी, 0 होगी बेटा। यदि n की वैल्यू 2 है तो L की वैल्यू आपकी होगी 0 and 1। यदि n की वैल्यू आपकी 3 है तो L की वैल्यू होगी 0, 1 और 2। यदि n की वैल्यू 4 है तो L की वैल्यू आपकी होगी 0, 1, 2, 3। यदि n की वैल्यू आपकी 5 है तो L की वैल्यू होगी 0, 1, 2, 3, 4, यानी कि से कम कर देना बेटा। ठीक है। इसी तरीके से यदि डेजिग्नेशन हो, मतलब हम कहेंगे L की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब होता है 0 के लिए डेजिग्नेशन होती है S। ठीक है। 1 के लिए डेजिग्नेशन होती है P, 2 के लिए डेजिग्नेशन होती है D,
3 के लिए डेजिग्नेशन होती है F। ठीक है, यानी कि N की वैल्यू 1 है तो L की वैल्यू 0 है तो इसे कहेंगे S सब शेल। N की वैल्यू 2 है और L की वैल्यू 0 और 1 है तो इसे कहेंगे S सब शेल, इसे कहेंगे P। इसी तरीके से इसको कहेंगे S, इसको कहेंगे P, इसको कहेंगे D। इसी तरीके से इसको कहेंगे S, P, D एंड F। इसको कहेंगे S, P, D, F एंड G। ठीक है, मतलब ये डेजिग्नेशन है ये शेल, ये सब शेल। मतलब शेल यदि 1 है तो सब शेल होगा 1 और वो भी S। शेल यदि 2 है तो 2 सब शेल होंगे S और P। शेल यदि 3 है तो 3 सब शेल होंगे S, P और D। शेल यदि 4 है तो 4 सब शेल होंगे S, P, D एंड F। शेल यदि 5 हैं तो 5 सब शेल होंगे S, P, D, F, G। ये सारे क्या हैं बेटा? सब शेल्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम शेल से सब शेल पता लगा सकते हैं। ये यूज़ है एंगुलर क्वांटम नंबर का। ठीक है, अब चलते हैं एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू। मैंने कहा एंगुलर मोमेंटम हम निकाल सकते हैं, तो कौन सा फार्मूला लगेगा? वो ये लगेगा √L + 1 h/2π। आज के लिए आप इतना करेंगे, आगे बाकी बचा हुआ पोर्शन आपको कल कराया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।